गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलकुश शर्मा और आज BA पार्ट फाइनल ईयर की भारत का भूगोल जो विषय है उसका जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश। हमने शिवालिक हिमालय पढ़ लिया था, लघु हिमालय पढ़ लिया था और अब हम पढ़ेंगे वृहद हिमालय। अब देखते हैं वृहद हिमालय के बारे में। और ये हिमालय जो है इसमें कौन कौन से दर्रे हैं और इसमें कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं और इसको हम किस नाम से जानते हैं ये देखते हैं हम। देखो ये जो हिमालय है इसको हम मान लेते हैं हम शिवालिक, ठीक। इसको हम मान लेते हैं लघु हिमालय और इसको मान लेते हैं हम वृहद हिमालय। इसको मान लेते हैं। ये लो, ये वाला हिमालय है हमारा, कौन सा? वृहद हिमालय। देखो वृहद हिमालय यह है हिमालय की सबसे ऊंची व उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ये क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची का मतलब है जो हिमालय है, जो शिवालिक हिमालय है, लघु हिमालय है, वृहद हिमालय है और ट्रांस जो हिमालय है, उनमें सबसे ऊंचा जो हिमालय है वो कौन सा है? वृहद हिमालय है। देखो ये नाम से ही कितना फेमस दिख रहा है, कितना भयानक लग रहा है कि वृहद यानी सबसे ऊंचा है। ये उत्तरी और सबसे ऊंचा ये क्या है? हिमालय है। इसको इसीलिए इसको हम बोलते हैं वृहद हिमालय। अब ये जो वृहद हिमालय है और ये है लघु हिमालय। अब इस लघु हिमालय और वृहद हिमालय को एक फोल्ड है वो इनको अलग करने का कार्य करता है। इसको बोलते हैं MCT। MCT की फुल फॉर्म क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ये याद रखना हमेशा के लिए, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंचा वाला भाग है और इसको उप हिमालय से या लघु हिमालय से ये अलग करने का काम करता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT। अब ये कहां से लेकर कहां तक है? इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम में। अब ये पूर्व में तो क्या है? यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये यहां से निकलती है और यहां से लेकर यहां तक इसका विस्तार है। तो देखो इसका विस्तार कहाँ है? पूर्व से पश्चिम, ब्रह्मपुत्र से सिंधु तक, ब्रह्मपुत्र से सिंधु तक विस्तार है इसका। कहां तक विस्तार है? ये जो ब्रह्मपुत्र है अरुणाचल प्रदेश में, यहां से लेकर जो सिंधु नदी है वहां तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? वृहद हिमालय का विस्तार है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 24 किलोमीटर। औसत चौड़ाई कितनी है? 24 किलोमीटर है औसत चौड़ाई। 24 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर है। देखो इसमें 100 से अधिक जो चोटियां हैं वो लगभग 6000 मीटर से ऊंची है। तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। तो प्रमुख चोटियां हैं, प्रमुख चोटियां
पहली है माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई कितनी है 8848। इसके बाद में आती है कंचनजंगा, आगे कौन सी है कंचनजंगा, ये है, इसको बोलते हैं कंचनजंगा भी बोलते हैं और जंगा भी बोलते हैं। कंचनजंगा की है 8598 मीटर है। और इसके जस्ट बाद में आती है मकालू, कौन सी आती है मकालू 8481, 8481 मीटर। और इसके जस्ट बाद में आती है धौलागिरी, धौलागिरी, इसकी ऊंचाई है 8172 मीटर है। तो देखो चार ही हमें याद करनी पड़ेंगे, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचन, मकालू और धौला। माउंट कंचन, मकालू और धौला 8848, 8598, 8481 और 8172। माउंट कंचन, मकालू, धौलागिरी 8848 है, ये 500 के करीब है, ये 400, ये 172 के करीब। दोबारा देखना, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी, ये तो है इसकी मुख्य मुख्य चोटियां हैं जो जिनकी ऊंचाई क्या है सबसे ज्यादा है। और इसी क्षेत्र के अंतर्गत अनेक और चोटियां भी हैं, जैसे अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत आदि प्रमुख है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी चोटियां। लेकिन इस वाले क्षेत्र में बड़े बड़े हिमनद पाए जाते हैं। अब ये हिमनद क्या होते हैं, बर्फ का वह भाग जो बहुत किलोमीटर में फैला हुआ हो और जिनमें बर्फ ठोस रूप में पाई जाती हो, उनको हम क्या कहते हैं हिमनद कहते हैं। और उनमें हिमनद पिघलने से हिम की नदियां प्रवाहित होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हिमनद की नदियां। अब यहां पर अनेक दर्रे हैं, ये तो क्या है प्रमुख चोटियां हैं। अब यहां पे हैं प्रमुख दर्रे। अब ये जो दर्रे क्या होते हैं वो देखना, पर्वतीय क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिन मार्गों का उपयोग किया जाता है, जिन पासों का उपयोग किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं दर्रे कहते हैं। तो इस क्षेत्र में प्रमुख दर्रे हैं, देखो एक है, पहला है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या है बुर्जिला और जोजिला, जोजिला या बुर्जिला और जोजिला दर्रों के नाम है ये, बुर्जिला, बुर्जिला और जोजिला दर्रा। फिर दूसरे आते हैं हिमाचल में, याद रखना आगे काम में आएंगे। हिमाचल में है बारालाचा, बारालाचा और सिपकिला, ये प्रमुख दर्रे हैं इन राज्यों के अंतर्गत। अब आते हैं हिमाचल में, हिमाचल में हमने कर दिया। अब आते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है थागाला, नीति और लिपू लेक। और नाथुला और जोलेपुला है सिक्किम में। सिक्किम में कौन कौन से हैं, नाथुला और जेलेपला। और फिर आता है लास्ट वाला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला।
बोमडीला। इसके बाद में हम बात करते हैं सभी दर्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? 4570 मीटर। 4570 मीटर है औसत ऊंचाई। चार 4570 मीटर, या इनको फिट में कन्वर्ट कर दो, 3 से गुणा मल्टीप्लाई करके जो जितना आएगा वो फिट में कर देना, ठीक है। नंगा पर्वत है जिसमें हिमालय को पार करते हैं, उत्तर पश्चिम भाग में जास्कर श्रेणी है। अब देखो यहां की उत्तर और पश्चिम, यहां पे कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी। उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी है। अब ये जो दर्रे हैं वो इस वाले भाग से उधर की ओर जाने के लिए इन पासों का उपयोग करते हैं, जो हमें सीधे डायरेक्ट किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से। जिन मार्गों का उपयोग हम तिब्बत जाने के लिए करते हैं उन्हें हम दर्रे कहते हैं। यदि जम्मू कश्मीर से होकर जाते हैं तो दर्रों के नाम कौन कौन से हो गए? बुर्जिला और जोजिला, हिमाचल का बारालाचा और सिटकिला, और उत्तराखंड का थांगला, लिपू और लिपुलेख, ठीक है, और सिक्किम का नाथुला और जेलेफला, और अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है? बोमडीला। यदि इनसे होकर हम इस पर्वत को पार करते हैं तो कौन सा देश आ जाता है? तिब्बत देश आ जाता है। और तो भारत को तिब्बत से जोड़ने के लिए इन मार्गों का उपयोग किया जाता है। और ये मार्ग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 4570 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये बहुत ऊंचे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इनकी जो सहायक नदियां इस श्रेणी के मध्य भाग से, इसी श्रेणी के मध्य भाग से नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? गंगा, यमुना, गंगा और यमुना। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? गंगा और यमुना नदियां निकलती हैं, गंगा और यमुना। इस क्षेत्र से गंगा और यमुना नदियां निकलती हैं। कौन से वाले क्षेत्र से? वृद्ध हिमालय से गंगा और यमुना नदियां निकलती हैं। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इसी क्षेत्र में 3 हिमनद पाए जाते हैं। पहला हिमनद है मिलाम। कौन सा हिमनद है? मिलाम हिमनद है। एक है मिलाम, गंगोत्री, और एक है जेमू। हिमनद है, प्रमुख है मिलाम, गंगोत्री और जेमू। इस वाले भाग में 3 हिमनद हैं जिनकी लंबाई बहुत बड़ी है, उनका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। इन हिमनदों के नाम है मिलाम, गंगोत्री और जेमू। गंगोत्री से कौन निकलती है? गंगा नदी निकलती है। तो ये प्रमुख हिमनद हैं, ये प्रमुख दर्रे हैं, ये प्रमुख चोटियां हैं, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी औसत ऊंचाई है। इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी से सिंधु नदी तक है, और इसको मुख्य केंद्रीय रेफरेंस एनसीटी जो लघु हिमालय से अलग करता है, और ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, ठीक है। और इसके उत्तर पश्चिम में जास्कर श्रेणी स्थित है, और यहां से 2 नदियां निकलती हैं, गंगा, यमुना, और उनकी सहायक नदियां इस क्षेत्र से निकलती हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ वृद्ध हिमालय। ये याद रखना, NMCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। अब आगे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। अब बात करेंगे हम इस ट्रांस हिमालय की। ट्रांस का मतलब होता है उसके पार वाला हिमालय, उसके जस्ट ऊपर वाला हिमालय। अब ये जस्ट इसके जो पास वाला जो हिमालय है ये है ट्रांस हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय, ठीक है। वृद्ध हिमालय के उत्तर भाग में स्थित जो हिमालय है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। कौन सा हिमालय कहलाता है? ट्रांस हिमालय। देखिए
ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कराकोरम और लद्दाख श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है। कराकोरम और लद्दाख श्रेणी को सम्मिलित किया जाता है। और वृद्ध हिमालय में किसको? जास्कर श्रेणी को सम्मिलित किया जाता है। कराकोरम और लद्दाख श्रेणी को ट्रांस हिमालय में शामिल किया जाता है। इसके कारण इस कराकोरम को वेद पुराणों के अंतर्गत कृष्णगिरी भी कहते हैं। कौन सा? कृष्णगिरी भी कहते हैं। वेद पुराणों के अंतर्गत इसको कृष्णगिरी भी कहते हैं, जो सिंधु नदी के उत्तर में स्थित है। अब ये जो सिंधु नदी है, ये जो यहां से सिंधु नदी निकलती है, ये ऊपर वाले भाग से सिंधु नदी निकलती है, इसके जस्ट ऊपर भाग में क्या है? कराकोरम स्थित है। ये वाली श्रेणी स्थित है सिंधु भाग के उत्तर दिशा में। कराकोरम श्रेणी का विस्तार पामीर की गांठ से गिलगित प्रदेश की गिलगित नदी, बालिस्तान एवं लद्दाख तक लगभग 600 किलोमीटर में है। अब ये जो कराकोरम जो श्रेणी है, ये भारत के पश्चिम की तरफ थोड़ी सी दूर अफगानिस्तान से ऊपर की ओर जो पामीर की घाट है, वहां से लेकर गिलगित तक, यहाँ पे जो गिलगित है वहां तक ये विस्तृत रूप में पाया जाता है। गिलगित, बालिस्तान आदि तक ये पाया जाता है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? पामीर की गांठ से लेकर लद्दाख तक। अब ये जो लद्दाख है, जो भारत का भाग है जम्मू कश्मीर के पास में, टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 600 किलोमीटर है। पामीर की गांठ से लेकर लद्दाख तक इसकी टोटल लंबाई है 600 किलोमीटर है। इसकी उत्तरी सीमा पामीर की चोटी है और दक्षिण में सिंधु एवं शोक नदी तक है। इसकी जो उत्तरी सीमा है वो पामीर की गांठ से लेकर जो सिंधु और जो शोक नदी है, यहाँ पे सिंधु और शोक नदी है, वहां तक इसका विस्तार है। इसकी सामान्य ऊंचाई 5500 मीटर से ऊपर है। इसकी सामान्य ऊंचाई 5500 मीटर है, 5500 मीटर है तथा चौड़ाई 120 से लेकर 140 किलोमीटर तक है। इसकी सामान्य ऊंचाई 5500 मीटर और सामान्य चौड़ाई 120 से लेकर 140 किलोमीटर के मध्य है। इसकी उच्चतम चोटी, इस श्रेणी की ट्रांस हिमालय की उच्चतम चोटी K2 है। उच्चतम चोटी K2 है, जिसका दूसरा नाम है गॉडविन आस्टीन है। उच्चतम चोटी K2, इसका शॉर्टकट नाम है K2 और इसका पूर्ण नाम है गॉडविन आस्टीन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर है। यही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। इसके अलावा अन्य चोटियां हैं गसेर ब्रह्म। कौन कौन सी चोटियां हैं? गसेर ब्रह्म प्रमुख चोटियां। K2 के अलावा गसेर ब्रह्म फर्स्ट और सेकंड, इसकी ऊंचाई है 8068 मीटर और सेकंड की है 8035 मीटर। 8035 मीटर।
इसके अलावा काराकोरम श्रेणी के नीचे की ओर लद्दाख श्रेणी स्थित है, जबकि लद्दाख नामक पठार भी है इसी क्षेत्र के अंतर्गत। यहां इसी क्षेत्र के अंतर्गत लद्दाख श्रेणी के पास में भी लद्दाख पठार स्थित है। इसके अंतर्गत ये जो लद्दाख श्रेणी है, यहां पे ये जो लद्दाख श्रेणी है, इसमें सतलज नदी प्रवाहित होती है। इस लद्दाख श्रेणी के मध्य से सतलज नदी प्रवाहित होती है और उत्तर में चोम्बो लहरी दर्रा स्थित है। इसके उत्तर में कौन सा? चोम्बो लहरी दर्रा स्थित है। किसके? लद्दाख श्रेणी के उत्तर में चोम्बो लहरी दर्रा स्थित है। इसके अलावा इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिहांग बहती है। कौन सी नदी बहती है? दिहांग नदी प्रवाहित होती है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी यहीं से प्रवाहित होती है। कहां से? तिब्बत की श्रेणी से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिहांग यहां से ही प्रवाहित होती है। अभी इसके बारे में हम वापस चर्चा करेंगे। देखो, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम और लद्दाख श्रेणियां स्थित हैं और इस काराकोरम को वैदिक पुराणों में कृष्णगिरी नामक नाम दिया गया है। अब ये जो लद्दाख जो श्रेणी है, जो काराकोरम जो श्रेणी है, जो पामीर की गांठ से प्रारंभ होकर लद्दाख तक 600 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 5500 किलोमीटर है और ये 120 से लेकर 140 किलोमीटर 140 किलोमीटर चौड़ी है। क्या है? चौड़ी है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 120 से लेकर 140 किलोमीटर चौड़ी है। उच्चतम चोटी, इस श्रेणी की उच्चतम चोटी K2 है, जिसका दूसरा नाम है गाडविन आस्तीन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के अंतर्गत प्रमुख चोटियों में ग्रेसर दशेर तरम फर्स्ट और सेकंड, जिसकी फर्स्ट की है 8068 मीटर और दूसरी की है 8035 मीटर ऊंचाई। ये प्रमुख चोटियां हैं। इसके अलावा, किसके अलावा? K2 के अलावा अब यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जो दिहांग जो नदी है, वो तिब्बत की श्रेणियों से निकलती है और तिब्बत की श्रेणी के पास में चोम्बो लहरी एक दर्रा है, वहीं से इसका निर्माण होता है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां, अब ये जो भाग बचा है, ये है पूर्वांचल। पूर्व में स्थित होने के कारण इसको बोलते हैं पूर्वांचल श्रेणी। पूर्वांचल श्रेणी, क्योंकि इस भाग में भी छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में और असम में आदि राज्यों में यहां पर भी छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। इसमें गारो, काशी, जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती हैं और डाफला, मिसमी आदि यहाँ पे पहाड़ियां पाई जाती हैं। इन्हीं पहाड़ियों में लोग रहते हैं, जिनको आदिवासी लोग बोलते हैं, जिनको इन्हीं के नाम से, इन्हीं पहाड़ियों के नाम से इन जनजातियों का नामकरण किया गया है। जैसे जयंतिया, जयंती, गारो जनजाति, काशी जनजाति, दाफला जनजाति आदि यहाँ की प्रमुख पहाड़ियों के नाम से उल्लेखित किया गया है। पूर्वांचल की पहाड़ियों के अंतर्गत नागा पहाड़ियां प्रमुख हैं और पटकोईबुम और मिसमी प्रमुख पहाड़ियां। देखो, प्रमुख पहाड़ियां मिसमी,
मिसमी, पटकोई, बुम, जयंतिया आदि प्रमुख पहाड़ियां हैं। इसमें प्रमुख पहाड़ियां यही हैं। और नागालैंड में नागा पहाड़ियां प्रमुख हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ियां प्रमुख हैं। ठीक है। और डाफला मिसमी एक है, डाफला और नागा पहाड़ियां ये इसी क्षेत्र में पूर्वांचल में स्थित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में ये स्थित है। ये है पूर्वांचल की पहाड़ियां। इस प्रकार हमारा हिमालय का प्रादेशिक वितरण या उसका वर्णन हमारा कंप्लीट होता है। यदि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया जाए, अब हमने किया था हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, अब हम करते हैं इसका प्रादेशिक वर्गीकरण। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे, जिनको हमने 4 भागों में बांट रखा है। जिनको हम कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में बांट रखा है। उसका वर्णन हम इस प्रकार करेंगे। पहला है पंजाब, पंजाब हिमालय या पश्चिमी हिमालय के नाम से जानते हैं। पहला कौन सा है? पंजाब हिमालय या पश्चिमी हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा है कुमायूं हिमालय। पहला कौन सा है? पंजाब, दूसरा है कुमायूं हिमालय और तीसरा है नेपाल हिमालय। तीसरा कौन सा है? नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। अब ये किस आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा? इनका वर्गीकरण किया जाएगा प्रादेशिक आधार पर, अर्थात भौगोलिक आधार पर भी इनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं उनको आप ध्यान से पढ़ते रहना। यदि उसमें कोई गलती भी हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, कोई बात नहीं है उसमें तो। और जो भी त्रुटि हो उसको आप खुद भी स्वयं भी संशोधन कर लेना। ठीक है। देखिए, अब चलते हैं देखिए, अब बात करते हैं हम इसका प्रादेशिक वर्गीकरण हिमालय का।
प्रादेशिक वर्गीकरण, इसको 4 भागों में बांटा गया है सिडनी बुराड के अनुसार। किसके अनुसार? सिडनी बुराड के अनुसार। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, और तीसरा है नेपाल हिमालय। और चौथा है असम हिमालय। देखिए हम पहले पढ़ेंगे पंजाब हिमालय। देखो ये लो, ये ऊपर वाला क्या है? हिमालय है, ठीक है। अब इसको हम इसके 4 भाग कर देते हैं। एक मान लो, 1 2 और 3 और 4। अब ये जो इधर वाला है वो तो है पंजाब, नंबर डाल देता हूं मैं 1 पंजाब हिमालय, इसको डाल देता हूं 2 कुमायूं हिमालय, इसको नंबर डाल देता हूं 3 नेपाल हिमालय, और नंबर 4 ये है असम हिमालय। इसके बाद वाला असम हिमालय नंबर 4 है। अब ये जो पहला नंबर का जो पंजाब हिमालय है वो कहां से लेकर कहां तक है? देखो हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई इसी भाग में है, सर्वाधिक चौड़ाई मान लिया इसी भाग में स्थित है, ठीक है। किस भाग में स्थित है? इसी भाग में स्थित है, ठीक है। सबसे चौड़ाई नंबर 1 पे हिमालय की सबसे ज्यादा चौड़ाई इसी भाग की है। कौन से वाले की? पंजाब वाले की। यह है सिंधु नदी से सतलज नदी तक फैला है, सिंधु नदी से सतलज नदी तक फैला है। और ये कश्मीर और हिमाचल में, कश्मीर प्लस हिमाचल में लगभग 560 किलोमीटर में फैला है, ठीक है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणियां स्थित हैं। इस वाले भाग में कौन कौन सी श्रेणियां? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर आदि श्रेणियां स्थित हैं। इसमें प्रमुख दर्रे पहला है पीर पंजाल, जोजिला, बर्निहाल
और बुर्जिल स्थित हैं। ठीक, स्थित हैं। इस क्षेत्र में हिम रेखा अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके दक्षिणी ढालों पर सघन वनस्पति पाई जाती है। पॉइंट नंबर 2 इसमें आता है कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार सतलज नदी से काली नदियों के बीच है, काली नदी तक है। लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर है। और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फैला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद गंगोत्री यमुनोत्री हिमनद स्थित हैं। गंगोत्री से तो गंगा का जन्म होता है, उद्गम होता है, और यमुनोत्री से यमुना का उद्गम होता है, और ये बड़ा हिमनद पाया जाता है। इनका नाम है गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद है। यहां पे नंदा देवी केदारनाथ, बद्रीनाथ, आदि गंगोत्री आदि क्या है? चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं। और यहां पर इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। इस बार की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में जो नैनीताल झील है, मसूरी झील है, वो भी इसी के अंतर्गत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेपाल हिमालय, पॉइंट नंबर 3। नेपाल हिमालय, इसका विस्तार
काली नदी से तीस्ता नदी तक है, नदी तक 800 किलोमीटर में है, 800 किलोमीटर में है, जिसका अधिकांश भाग किलोमीटर में है, जिसका अधिकांश भाग नेपाल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको नेपाल हिमालय भी कहते हैं, इसको नेपाल हिमालय भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, और इसी भाग में माउंट एवरेस्ट चोटी स्थित है। इसके अलावा विभिन्न जो चोटियां, मकालू है, धौलागिरी है, वो भी इसी में स्थित है। दिहांग और देबांग, दिहांग और देबांग दर्रे भी यहां पर स्थित है। ये कहां है? अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। और जो नाथुला और जेलेपला है, नाथुला और जेलेपला दर्रे गंगटोक को लहासा से जोड़ते हैं। अब ये दोनों ही नगर हैं, गंगटोक और लहासा से जोड़ते हैं। ये दो दर्रे नाथुला से जोड़ते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर असम हिमालय, नंबर 4 असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र अर्थात दिहांग नदी तक दिहांग नदी तक 720 किलोमीटर में है, 720 किलोमीटर में है। यह सिक्किम, अरुणाचल, असम और भूटान में स्थित है। इसके आगे असम राज्य की अनेक पहाड़ियां का नामकरण जनजातियों पर आधारित है। जैसे आका, धनसिरी, डफला, मीरी,
अभोर, मिसमी और नामचा बरबा। नामचा बरबा प्रमुख है। देखिए, यदि भारत का हम प्रादेशिक वर्गीकरण यदि प्रस्तुत करते हैं किसके अनुसार, सिडनी बुराड के अनुसार, तो सिडनी बुराड ने इसको 4 भागों में विभक्त किया है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। यह है पश्चिम और यह है पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसने कितने भागों में बांटा है, 1 2 3 और 4। पहला है पंजाब हिमालय, यह है पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमायूं हिमालय और तीसरा है नेपाल हिमालय और तीसरा है भाई चौथा है असम हिमालय, यह है असम हिमालय। ठीक है, हम बात करते हैं प्रारंभिक जो पंजाब हिमालय उसकी। हिमालय की सबसे ज्यादा चौड़ाई इसी भाग में है और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर है। जो कहां कहां है, ये जो जम्मू कश्मीर है यहां से लेकर हिमाचल तक इसका विस्तार है। और ये कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है, यह है सिंधु, ये यहाँ पे मान लो ये प्रारंभिक स्थान है इसका सिंधु और यहां तक है सतलज नदी। इसके मध्य में कितनी किलोमीटर लंबाई है इसकी, 560 किलोमीटर है। सिंधु और सतलज के मध्य ये स्थित है। इसके बीच में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे लद्दाख है, कराकोरम है, जास्कर है, धौलाधर है, पीर पंजाल है आदि। जैसे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियां स्थित है। कहां से लेकर कहां तक, सिंधु से लेकर सतलज नदी के मध्य, यानी कि 560 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें ये प्रमुख प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां जो स्थित हैं, जिनका नाम है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि और धौलाधर आदि प्रमुख श्रेणियां। इनमें इन श्रेणियों के मध्य में जो दर्रे पाए जाते हैं उनमें प्रमुख हैं पीर पंजाल, जोजिला, बर्निहाल और बुर्जिल। ये 2 ही राज्यों के अंतर्गत स्थित हैं। जो राज्य कौन कौन से हैं, ये है कश्मीर और ये है हिमाचल। ये दोनों राज्यों के जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, पीर पंजाल और जोजिला, बर्निहाल और बुर्जिल। ये 4 दर्रे इसके अंतर्गत स्थित हैं। इस क्षेत्र में हिमरेखा अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। देखो, जहां पर ह्यूमस की मात्रा और आर्द्रता की मात्रा कम पाई जाती है वहां पर बर्फ भी अधिक ऊंचाई पर जमती है, क्योंकि यह एरिया क्या है, शुष्क एरिया, इसलिए यहां पर हिम ऊंचाई पर जमती है। और जहां पर आर्द्रता अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है, वहां पर बर्फ कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। इस क्षेत्र में हिमरेखा अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके दक्षिणी ढालों पर सघन वनस्पति पाई जाती है। अब ये दक्षिण ढाल किधर है, यदि ये हिमालय है तो इसका उत्तर वाला भाग ऊपर की ओर और ये नीचे वाला भाग क्या है, दक्षिण की ओर। तो यहां पर क्या पाई जाती है, यहां पर पाई जाती है वनस्पति अधिक मात्रा में पाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब बर्फ पिघलती है तो ढलानी क्षेत्रों में नीचे आ जाती है और वनस्पति को उनको पीने योग्य या प्राप्त करने योग्य पानी उनको मिल जाता है, जिससे यहाँ की वनस्पति क्या होती है, हरी भरी होती है और सघन मात्रा में पाई जाती है। अब पॉइंट नंबर 2, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर, अब ये देखो मान लिया ये सतलज नदी है, तो सतलज नदी से लेकर कहां तक, सतलज नदी से लेकर काली नदी, ये है काली नदी, ये मान लिया ये है सतलज नदी और ये है काली नदी। इस काली नदी तक क्या है, हमारा कुमायूं हिमालय स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। ये मैंने लिख दिया 320 किलोमीटर और ये है 560 किलोमीटर लंबा है ये।
यह दो राज्यों में स्थित है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में यह फैला है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जस्ट नीचे आता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के जस्ट नीचे आता है यूपी। तो यह हिमाचल, यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फैला हुआ है। इसी क्षेत्र में जो गंगा नदी का उद्गम स्थान और यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है, जिसे हमें बोलते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद, इसी वाले क्षेत्र में स्थित है, जहां से गंगा नदी का उद्गम और यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नंदा देवी, केदारनाथ और गंगोत्री इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटियां हैं, और जिनमें नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है इस वाले क्षेत्र की। कौन से वाले की? कुमायूं क्षेत्र की। समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय की यदि हम बात करते हैं तो ये यहां से प्रारंभ होगा। अब ये यान नदी कौन सी है? काली नदी से लेकर अब ये नदी आ जाती है हमारी तीस्ता नदी। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य ये 800 किलोमीटर का लंबा ये हिमालय है। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। इसे हम कौन से हिमालय के नाम से भी जानते हैं? नेपाल हिमालय के नाम से भी। कितना किलोमीटर लंबा है? 800 किलोमीटर लंबा है। कहां से कहां तक? काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य ये स्थित है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। यदि हम पूरे संपूर्ण हिमालय की यदि बात करें तो ये वाला जो भाग है यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, और इसी क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है आदि यहां पर स्थित हैं। यहीं पर दिहांग और देबांग दर्रे, जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो भाग है, ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, इसी क्षेत्र में दिहांग और देबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, और यहीं पर नाथुला और जेलेपला दर्रे भी यहीं पर स्थित हैं। और जो ये नाथुला और जेलेपला जो दर्रे हैं, ये नाथुला और जेलेपला जो दर्रे हैं जो गंगटोक को लम्हासा से जोड़ते हैं। अब ये गंगटोक भी एक फेमस स्थान है और लहासा भी एक फेमस स्थान है। तो ये इस वाले क्षेत्र में किसको जोड़ने का कार्य करते हैं? गंगटोक को और लहासा को। अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4 है असम हिमालय। ये असम राज्य के आसपास में जो फैला हुआ जो हिमालय का जो कुछ भाग है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, जो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं, वहां तक ये फैला हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 720 किलोमीटर है, जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और भूटान के क्षेत्र में स्थित है। देखो ये वाला तो सिक्किम वाला है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला असम है और ये वाला भूटान वाला क्षेत्र है। तो 3 तो राज्य हैं भारत के और एक है देश भूटान। इसमें ये असम हिमालय स्थित है। असम राज्य की अनेक पहाड़ियों का नामकरण, जो असम जो हिमालय इसकी जो पहाड़ियां हैं उनका अधिकांश का नामकरण यहाँ पर रहने वाली जो जनजातियां हैं उन्हीं के नाम पर इनको जाना जाता है। जैसे नाम है धनसिरी, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, नामचा, बरबा और आका, ये प्रमुख यहाँ की जनजातियां हैं और इन जनजातियों के नाम से यहाँ की पहाड़ियों को जाना जाता है। प्रमुख राज्य कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और भूटान है, और इनकी पहाड़ियों का नाम भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से? यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर, ये जो हिमालय का जो वर्णन है जो हमारा कंप्लीट होता है। अब यदि हम बात करते हैं, देखो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित बात कर लेते हैं। देखो ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए हिमालय की उत्पत्ति यदि हम कोबर महोदय के अनुसार यदि पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनके अनुसार जब गोंडवाना लैंड का भाग क्या है? भारत है, और ऊपर की ओर कौन सी प्लेट है? यूरेशिया प्लेट, और ये है भारतीय प्लेट। जब यूरेशिया प्लेट से गोंडवाना लैंड का जो भाग है, जो भारत की जो प्लेट है, वो यदि आपस में टकराएंगे तो इसके मध्यवर्ती भाग में टैथिस सागर था। टैथिस सागर
सागरीय होने के कारण इस भाग में जो भी मलबा था, जो भी तलछट जमा हुई थी, तो ये आपस में टकराने से ये गोंडवाना लैंड का जो भाग, भारतीय प्रायद्वीपीय जो भाग है, वो आगे की ओर खिसकेगा। तो ये मलबा आपस में संपीड़न या संकुचन या तनाव के कारण ऊपर उठने की कोशिश करेगा, और जब ये ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा तो ये पर्वत का रूप ग्रहण कर लेगा। और यदि ये हजारों किलोमीटर यदि चौड़ा होगा तो इसका विस्तार हजारों किलोमीटर में ही होगा। इस तरह यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति होती है, और ये भारत के उत्तरी दिशा में चापाकार स्थिति लिए हुए ये इसका उत्पत्ति होती है। और ये जो वाला जो भाग है ये भी हिमालय का ही भाग है। इनको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। किसके अनुसार है? ये कोबर महोदय के अनुसार। आज जब यूरेशिया प्लेट और गोंडवाना लैंड जो है का भाग, जो भारतीय प्लेट है, इसके मध्य में कौन सा सागर है? तैतीस सागर। इसी जगह तो क्या हो गया? पर्वतों का निर्माण, यानी कि हिमालय का निर्माण हो गया। हिमालय से जस्ट उत्तर की तरफ कुनलून पर्वत, कौन सा पर्वत है? कुनलून पर्वत। कुनलून पर्वत और हिमालय के मध्य में तिब्बत के पठार का निर्माण होता है। तिब्बत के पठार का निर्माण होता है। यदि दो प्लेट, यदि ये प्लेट है और यदि ये प्लेट है, यदि ये आपस में यदि टकराएंगी तो जहां से ये आगे खिसकेगी तो यहां पर पर्वत बनेंगे, और ये इधर से खिसकेगी तो यहां पे पर्वत बनेंगे। तो ये तो है कुनलून और ये है हिमालय, और हिमालय और कुनलून के मध्य में क्या है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है। इस प्रकार भारत के उत्तरी दिशा में चापाकार स्थिति में हिमालय का निर्माण होता है, और उसके भी उत्तर दिशा की ओर कुनलून पर्वत का निर्माण होता है। और कुनलून और हिमालय पर्वत के मध्यवर्ती भाग में तिब्बत के पठार का निर्माण होता है। अतः इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित अनेक काल गुजर गए और हिमालय का निर्माण अनेक कालों में हुआ है। ठीक है। इस हिमालय को नवीन मोड़दार पर्वतमालाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है, क्योंकि इसका निर्माण अभी कुछ ही वर्षों पहले हुआ है, यानी हजारों वर्ष पहले ही हुआ है। इसीलिए इसको बोलते हैं नवीन मोड़दार पर्वतमालाएं। यदि हम भारत की बात करते हैं तो राजस्थान की जो पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला है। ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। क्योंकि ये प्राचीन क्यों है? क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय जो प्रारंभिक हलचल हुई होगी, जिससे पर्वतों का निर्माण हुआ होगा, उसी समय इस अरावली का निर्माण हुआ था। इसीलिए इसको बोलते हैं प्राचीन पर्वतमाला। लेकिन ये हजारों लाखों साल पहले बनी थी, इसलिए अब इसका अवशिष्ट भाग हमें दिखाई देता है। कौन सा भाग दिखाई देता है? अवशिष्ट भाग। इसलिए हम कहते हैं कि अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट प्रकार की पर्वतमाला है, न कि नवीन पर्वतमाला है। नवीन का मतलब जो नया बना है, लेकिन उसका विकास आज भी प्रारंभ है। इसलिए हिमालय को बोलते हैं नवीन मोड़दार पर्वतमालाएं। ठीक है। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे दक्षिण के पठार का टॉपिक। ठीक है। गुड बाय। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ना। ठीक है। और यदि कोई कमी आपको दिखाई दे तो नीचे कमेंट के जरिए मुझे बताने की कोशिश करना, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, परिपूर्ण नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी नया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। यदि कोई भी गलती हो तो उसको सुधारना। यदि याद नहीं होता है तो बार बार पूछना। ठीक है। आपको यदि समझ में नहीं आएगा तो मैं एक नहीं 1000 बार समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे तत्पर हूँ। लेकिन आप लोग भी दूर बैठे हुए इसको पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश करना। ठीक है। कोरोना काल में अपना ध्यान रखना। ठीक है।